बच्चे इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है मैग्नेटिक इक्विवेलेंट। इससे पहले हम एक टर्म कर चुके हैं केमिकल इक्विवेलेंट। हमने बोला था केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स एक ही सिग्नल देते हैं, वो एक सिग्नल इसलिए देते हैं क्योंकि उनका केमिकल इन्वायरमेंट सेम होगा। तो जहां पर एक का सिग्नल आएगा इन्वायरमेंट सेम होने की वजह से दूसरे का भी सिग्नल वहीं पे ओवरलैप हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक इक्विवेलेंस। मैग्नेटिक इक्विवेलेंस या इसी को हम बोल देते हैं मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन। मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही बात है। अब देखो इससे पहले हम देखते हैं व्हाट इज केमिकल इक्विवेलेंट। व्हाट इज केमिकल इक्विवेलेंस या केमिकल इक्विवेलेंट हम क्या बोलते हैं? द प्रोटॉन्स विच हैव सेम वैल्यू ऑफ which have same value of chemical shift, that is they have same chemical environment are called chemical इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स या कॉल्ड केमिकल इक्विवेलेंस, कॉल्ड केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। क्या बोला कि जिन प्रोटॉन्स की हमारे पास जो केमिकल इन्वायरमेंट सेम होगा या केमिकल शिफ्ट होगी उसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। देखो अब इनकी क्या होगी, जो डेल्टा वैल्यू क्या होगी वो सेम होगी पीपीएम के अंदर, क्योंकि हम पीपीएम में ही निकालते हैं। जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू ये क्या होती है, इनकी क्या होगी, केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या होगी, सेम बना देते हैं। अगर हमने ये बना दिया यहां पे Cl, यहां पर H, यहां पर Cl, यहां पर H, ये दोनों H। अगर मैं इन दोनों प्रोटॉन्स के बात करता हूं आपस में कि केमिकल इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो क्या पता चला हम लोगों को कि इस कार्बन पे जिस पे प्रोटॉन उसी पे कार्बन पे प्रोटॉन है, इसके साइड में H और Cl है, इसके भी साइड में Cl और H है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों केमिकल इक्विवेलेंट और दोनों की वजह से एक ही सिग्नल आएगा। ये दोनों क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट। ये क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है हमारे पास भाई। अगर इन दोनों की बात करता हूं, जिस कार्बन पे लगा उस पे Cl है, जिस कार्बन पे लगा उस पे Cl है, तो इसके साइड में H और Cl है, इसके भी साइड में जिस कार्बन पे लगा क्लोरीन, इसके भी साइड में Cl और H है। तो इसका मतलब ये दो प्रोटॉन्स जिसको मैंने ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपस में ये भी कैसे हैं, केमिकल इक्विवेलेंट। बेशक से अलग अलग जगह पे है, ये एक ही जगह पे सिग्नल आएगा। ओवरऑल हमें क्या मिलेंगे, दो सिग्नल मिलेंगे। इसमें टोटल सिग्नल आएंगे दो हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा। अब मल्टीप्लिसिटी नहीं देख रहे हैं, इन दो हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा। और ये दो हाइड्रोजन कौन से हमारे पास, ये सर्कल वाले हाइड्रोजन है और ये ट्रायंगल वाले हाइड्रोजन है। हम वैल्यू नहीं देख रहे हैं या मल्टीप्लिसिटी, हम केवल ये देख रहे हैं कि जिसका इन्वायरमेंट सेम हो गया वो उसकी वजह से एक ही सिग्नल आता है। तो ये क्या हो गए, केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हो गए हमारे पास। इसी को केमिकल इक्विवेलेंस बोलते हैं। अब मैग्नेटिक इक्विवेलेंस में बोलते हैं बच्चे क्या, द प्रोटॉन्स which have same value of coupling constant अब कपलिंग कांस्टेंट तो मैं दूसरे के रिस्पेक्ट में देखता था ना कि एक प्रोटॉन है, उसके साइड में एक नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट, तो वो उसकी आपस में इंटरेक्शन होती थी, स्पिन स्पिन कपलिंग। इसकी वजह से मल्टीप्लिसिटी अराइज होती थी क्योंकि उसका नेचर अलग था। अगर वो सेम नेचर का होता तो मेरी जो पीक थी वो स्प्लिट नहीं होती थी। तो क्या बोला, द प्रोटॉन्स व्हिच हैव सेम वैल्यू ऑफ कपलिंग कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड प्रोटॉन, विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रोटॉन are called magnetic equivalent protons, are called magnetic equivalent protons। बच्चे देखो ये क्या मीनिंग था कि इसके अंदर J की वैल्यू सेम होनी चाहिए। J की वैल्यू उनकी, जो J की वैल्यू क्या थी, अगर वो पीक स्प्लिट हो रही है उनकी वहां पर, तो ये जो बीच का जो वैल्यू है एक प्रोटॉन का जो आएगा दूसरे का भी यही आना चाहिए। जो डिफरेंस J के 10 है तो दूसरे प्रोटॉन का भी क्या होना चाहिए, वो 10, ये सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो इसको समझते एग्जांपल से। अगर मैंने एक ट्रायंगल ऐसे बना दी, देखो एक एग्जांपल ऐसा लिखा बच्चे,
यहां पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो यहां पर एक प्रोटॉन बचेगा, यहां पर एक प्रोटॉन बचेगा, यहां पर ये दो प्रोटॉन H A लिख दिया इसको, और इसको लिख दिया HB। हमने स्पेसिफाई कर दिया, इस A का नाम A हो गया, इसका B। अब देखो, अगर मैं बात करता ये जो A और B प्रोटॉन्स है, अब मैं मैग्नेटिक केमिकल नहीं देख रहा इन्वायरमेंट, मैं देख रहा हूं कि मैंने इन दोनों का नेचर देखना चाहता हूं, क्या ये मैग्नेटिक इक्विवेलेंट है। अगर ये मैग्नेटिक इक्विवेलेंट होंगे तो क्या होगा, मैंने इस प्रोटॉन के साथ इसकी देखा, देखो इनका इन्वायरमेंट तो सेम होता, क्योंकि जिस पे कार्बन लगा उस पे प्रोटॉन है, जिस पे लगा उस पे प्रोटॉन, इसके साइड वाले पे एक हाइड्रोजन, इसके भी साइड वाले पे एक हाइड्रोजन, तो दोनों के साइड वाले पे एक हाइड्रोजन, इधर दोनों के साइड वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इसका मतलब ये केमिकल इक्विवेलेंट तो है। लेकिन मैं क्या देखना चाहता हूं, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक में क्या हुआ, अब इस थर्ड प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि क्या इसकी जो J की वैल्यू है और जो इसकी J की वैल्यू आएगी क्या वो सेम आएगी। अगर दोनों की J की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में या इसके रिस्पेक्ट में सेम आ गई, किसी भी दूसरे के प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में जिसका इन्वायरमेंट इन दोनों से डिफरेंट होगा, तो हम बोल देंगे कि वो प्रोटॉन्स आपस में क्या है, मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। देखो अब इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं, ये मॉडल से समझते हैं, ये यही मॉडल हो गया। इसको ब्लैक पीछे कर देते हैं। देखो डबल बॉन्ड, एक प्रोटॉन, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, देखो ऐसी है। अब हमने देखा कि इसके साइड में जिस कार्बन पे था उस पे प्रोटॉन, जिस पे था प्रोटॉन, इसके साइड वाले कार्बन पे प्रोटॉन, इसके साइड वाले कार्बन प्रोटॉन, इसके साइड वाले पे प्रोटॉन, इसके साइड वाले पे इधर प्रोटॉन, तो ये केमिकल इक्विवेलेंट हो गया। मेरे को से लेना देना नहीं, मेरे को क्या देखना है, मैग्नेटिक इक्विवेलेंट है या नहीं। अब क्या देखा कि अब अगर इस प्रोटॉन को मैं रेफरेंस ले लेता हूं कि मैं इस प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में देखना चाहता हूं, तो देखो जितनी दूरी पे ये यहां पर है, ना तो ये इसके सिस डायरेक्शन में है, ना ही इसके ट्रांस है। ऐसे ही जब नीचे वाला होगा तो ना तो ये इसके सिस है ना ट्रांस है। इसका जो डिस्टेंस होगा, अगर ये इतना डिस्टेंस है तो यहां से भी तो इतना ही है। इसका मतलब है इसकी वजह से जब इसका सिग्नल स्प्लिट होगा, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, तो अगर इसको डबलेट में ब्रेक करेगा तो इसको भी तो ब्रेक करेगा डबलेट में, लेकिन इसका इन्वायरमेंट सेम होने की वजह से इसका डबलेट और डबलेट ओवरलैप हो जाएगा मेरे पास, तो एक ही सिग्नल मिलेगा। तो इंटरेक्शन देखी जो इसके साथ वो सेम थी, इसकी जो इसके साथ इंटरेक्शन थी वो क्या थी, सेम। यानी कि जो कपलिंग कांस्टेंट J की वैल्यू आएगी, अगर हमने इधर बोल दिया, क्योंकि ना तो ये सिस है ना ट्रांस है, अगर J की वैल्यू अगर हमने बोल दिया इधर 5 हर्ट्ज है, तो J की वैल्यू इधर भी तो क्या है 5 हर्ट्ज। अगर J की वैल्यू किसी दूसरे प्रोटॉन के साथ सेम हो जाती है तो हम उसको बोल देते हैं मैग्नेटिक इक्विवेलेंट। तो यहां पे लिख सकता हूं HA एंड HB आर मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। लेकिन यहां से एक दो कंडीशंस या दो हमारे पास इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलते हैं बच्चे। वो क्या निकलते हैं कि ऑल द मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर केमिकली इक्विवेलेंट। ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, अगर वो दो प्रोटॉन मैग्नेटिक इक्विवेलेंट है, उनकी कपलिंग कांस्टेंट किसी थर्ड के साथ सेम आ रहा है, तो वो केमिकल इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे। बट ऑल केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर नॉट मैग्नेटिक इक्विवेलेंट। क्या बोल दिया इसने, देखो कि जो केमिकल इक्विवेलेंट है, मैग्नेटिक वाले तो केमिकल होंगे, बट केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर नॉट, या इसकी जगह बेटर लिख सकते हैं मे और मे नोट बी केमिकली इक्विवेलेंट। कह रही है हो भी सकते हैं और नहीं भी, ये कंडीशन डिपेंड करेगी, ये ऑलवेज नहीं होंगे। मैग्नेटिक वाले तो केमिकल होंगे, लेकिन केमिकल वाले मैग्नेटिक हो भी सकते हैं या नहीं। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो अब यही एग्जांपल था हमारे पास बच्चे, तो यहां पर क्या था, ये A और B कैसे थे, मैग्नेटिक इक्विवेलेंट थे, क्योंकि थर्ड के साथ इनका कपलिंग कांस्टेंट सेम था। लेकिन यहां पे A और B का जो दूसरा नेचर मैं बोलता हूं, यहां पर HA एंड HB आर आल्सो केमिकल इक्विवेलेंट, क्योंकि इनका इन्वायरमेंट कैसा था, सेम था। तो ये जो ऊपर वाला फर्स्ट पॉइंट है ये तो क्लियर ही हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या, क्योंकि मैग्नेटिक इक्विवेलेंट है तो ये केमिकल इक्विवेलेंट भी हो गए। लेकिन अगर इसमें हम ध्यान से देखें, इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा ल्यूसिडिफाई करें,
तो हम कैसे लिखेंगे इसको, सेम मोलिक्यूल को हम लोग, तो यहां पर इसको नाम लिख दिया यहां पर HA और इसको लिख दिया HB, तो यहां पर क्या Cl, यहां पर H, यहां पर Cl और यहां पर H। अब इसको नाम बोल दिया C प्रोटॉन मैंने, किसी को भी, क्यों, क्योंकि यहां पे दो ही सिग्नल आने थे, इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम था। क्यों था, देखो, क्योंकि ये प्रोटॉन है, जिस कार्बन पे लगा उस पे प्रोटॉन, जिस पे लगा है प्रोटॉन, इसके साइड में Cl और इसके साइड में H, यानी कि इसके साइड में Cl और H है तो इसके भी साइड में Cl और H ही है, तो इसका मतलब इनका एनवायरनमेंट कैसा हो गया, सेम। अगर इनका सेम हो गया तो HA और HB को हमने क्या लिखा था, तो यहां से जो HA/B है ये क्या हो गए, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हो गए थे, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट सेम था। अगर मैं इन दो प्रोटॉन्स की बात की जिसका ट्रायंगल से मेजर किया था, वो भी तो सेम ही थे। अरे इसको अपोजिट बना दिया हम लोगों ने कि इसका Cl ऊपर है, इसको ऐसा कर देते हैं बच्चे, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो तो सेम वैसा ही रहना है। देखो अभी भी कोई डिफरेंस नहीं आया था, इसके साइड में अभी भी Cl और H है तो इसके साइड में भी H और Cl, ये तो एनवायरनमेंट सेम था। अब ये प्रोटॉन यहां पर नीचे था, अगर ये प्रोटॉन नीचे है हमारे पास तो क्या हो गया, देखो जिस कार्बन पे लगा है क्लोरीन, ये जिस कार्बन पे लगा है क्लोरीन, इसके साइड में H और Cl, इसके भी साइड में H और Cl है, तो इन दोनों का एनवायरनमेंट क्या हो गया, सेम, जिसको हमने ट्रायंगल से ट्रायंगल से बनाया था। तो ओवरऑल दो सिग्नल मिले थे हमारे पास। अब क्या देखा, क्या ये A और B मैग्नेटिक इक्विवेलेंट भी है। मैग्नेटिक इक्विवेलेंट क्या देखा बच्चे, हम किसी थर्ड प्रोटॉन को ले लेते हैं, इस बार मैंने C को पकड़ लिया, मैं देखना चाहता हूं क्या C इसको तोड़ेगा, इनको क्यों तोड़ेगा, क्योंकि इसके साइड वाले कार्बन पे और इसका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो इसकी वजह से स्प्लिटिंग तो होती इनकी। अब वो स्प्लिटिंग तो होगी, तो क्या इनका जो इंटरेक्शन है स्पिन स्पिन कपलिंग का, इसका इसके साथ, A के साथ और इस C का B के साथ, क्या वो सेम है। देखो क्या हुआ, अगर मैं पहले इस A की बात करता हूं और इस प्रोटॉन की बात करता हूं, तो इस प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में ये नीचे है, तो मैं इसको एक तरफ से क्या बोल सकता हूं, ट्रांस बोल सकता हूं, लेकिन है तो साइड वाले कार्बन पे, तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन इस B के रिस्पेक्ट में ये कैसा है, सिस, इसकी इस डायरेक्शन में ही है, तो अब ये है तो साइड वाले पे, तो इसको स्प्लिट करता, तो इसकी जो J की वैल्यू है वो सिस की वजह से है, और ये एक टाइप से क्या बोल दिया मैंने, ट्रांस। तो यहां पर देखो जो J की वैल्यू आएगी किसकी, A और C, ये एक दूसरे के A और C आपस में कैसे एक टाइप से ट्रांस टाइप है। तो जो J की वैल्यू अगर मैं बोलता ये ट्रायंगल के अंदर, तो हमारे पास अगर वो ट्रांस या डाइहेड्रल एंगल पे डिपेंड कर रही थी, अगर वो डाइहेड्रल एंगल पे डिपेंड कर रही थी, जो वैल्यू हमारे पास आ रही थी वो नियरली 8 to 11 आ रही थी, तो मान लिया कि इसकी 10 हर्ट्ज हो गई। लेकिन जब ये B और C नीचे एक ही साइड में आ गए तो डाइहेड्रल एंगल नियरली 0 आ गया। जब 0 आ गया तो जब मैं बोलूंगा तो J की कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आएगी B और C के साथ, वो वैल्यू कितनी आएगी, वो नियरली 4 हर्ट्ज, क्योंकि 1 to 4 हर्ट्ज लिखा था। तो क्या हुआ, थर्ड प्रोटॉन के साथ इनकी जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू वो क्या हो गई, चेंज हो गई। अगर आप इसको नाम दे दिया D, अब जो HC और D है बच्चे, ये आपस में केमिकल इक्विवेलेंट तो थे, केमिकल इक्विवेलेंट तो थे। अब मैं इसके साथ अगर इन दोनों की इंटरेक्शन देखूं तो क्या होगा, देखो अब ये D बोल दिया मैंने इसको, इसका नाम क्या बोल दिया, D, तो A D के साथ सिस हो गया। अगर J A D के साथ सिस हो गया तो वैल्यू क्या आएगी, 4 हर्ट्ज के आसपास आएगी कपलिंग कांस्टेंट की। लेकिन जो B और ये D हो गए, B और D, जो B और D हो गए ये तो अपोजिट हो गए, ट्रांस टाइप, तो फिर जो J B D की वैल्यू आएगी वो नियरली 10 हर्ट्ज। देखो अगर हमने रेफरेंस कोई भी चेंज किया, इसके साथ देखा तो अलग वैल्यू आ रही है, इसके साथ देखा दोनों की अलग वैल्यू आ रही है। अगर ऐसा होता है तो ये दो प्रोटॉन्स कौन से, जो A और B देखा है, क्योंकि D तो कॉमन ही था, तो इस A और B को हम बोलते हैं दे आर नॉट मैग्नेटिक इक्विवेलेंट, कि उसका जो कपलिंग है विद रिस्पेक्ट टू अदर वो सेम नहीं है। तो यहां पर जो A और B केमिकल इक्विवेलेंट थे, लेकिन यहां पर A और B क्या नहीं है, आर नॉट मैग्नेटिक इक्विवेलेंट, क्योंकि इनकी J की वैल्यू डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू थर्ड। तो हमने ये पॉइंट लिखा था सेकंड कि जो केमिकल इक्विवेलेंट वाले हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं। तो इससे पहले वाले केस में केमिकल इक्विवेलेंट थे और भी, और मैग्नेटिक भी थे, लेकिन इस केस में ये केमिकल है लेकिन मैग्नेटिक नहीं है। अगर मैं एक एग्जांपल और करता हूं, आपकी बुक्स में जो लिखा होता है बच्चे, उसके अंदर लिखा होता है कि जो केमिकल इक्विवेलेंट होंगे मैग्नेटिक होंगे ही होंगे, मैग्नेटिक वाले केमिकल होंगे ही होंगे, वो ऐसा नहीं है, वो केमिकल वाला हो भी सकता है या नहीं। तो एक एग्जांपल करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल एग्जांपल हो जाता है। अगर हमने एग्जांपल लिखा है ऐसा, देखो CH3 CH2 Cl,
तो आपके लेवल पे जो एग्जांपल आते हैं वो ऐसे आते हैं कि वो दोनों होते हैं, केमिकल भी और मैग्नेटिक भी। लेकिन एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल होना जरूरी नहीं है कि भाई ऑलवेज होगा ही होगा, ये दो कंडीशन होती हैं। देखो आपके लेवल में एग्जांपल है, हमने देखा दो प्रोटॉन का एनवायरनमेंट एक जैसा, तीन का एक जैसा, तो दो प्रोटॉन एक सिग्नल देंगे, तीन प्रोटॉन एक सिग्नल देंगे। अगर मल्टीप्लिसिटी बोला तीन की वजह से चार में आएगा, तो ये दो क्वाड्रेट में देंगे। अब ये तीन हाइड्रोजन किस में देंगे, ट्रिपलेट में देंगे। अच्छी बात है बच्चे। अब क्या हुआ, इन दो प्रोटॉन्स को अगर मैं एक्सपेंड करके लिख दूं जैसे H और Cl, इनका एनवायरनमेंट तो सेम हो गया। अगर इनका एनवायरनमेंट सेम हो गया, ये तीन हाइड्रोजन हो गए। अगर मैं किसी भी एक हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, आप देखो इनका एनवायरनमेंट सेम हो गया, तो इसका नाम बोल दिया A, इसको नाम बोल दिया B। तो हमने बोला कि ये दोनों प्रोटॉन एक ही सिग्नल देते हैं हमारे पास, इसका मतलब HA और B क्या हो गए, केमिकल इक्विवेलेंट। तो बच्चे केमिकल इक्विवेलेंट तो हो गया, क्योंकि केमिकल इक्विवेलेंट ही एक ही जगह अपना सिग्नल देते हैं। ये तीन भी केमिकल इक्विवेलेंट है, इसलिए अपना एक सिग्नल देते हैं। क्या ये ए और बी मैग्नेटिक इक्विवेलेंट भी है? मैग्नेटिक के लिए आपने क्या किया, इसके साइड वाले कार्बन पे देखा इन प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट डिफरेंट था, आपने इसमें से कोई भी एक प्रोटॉन चूज कर लिया। ये अब आप देखना चाहते हो कि इसकी इंटरेक्शन इसके साथ और इसकी इंटरेक्शन अगर जे की वैल्यू दोनों की इसके साथ सेम हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक हो जाएंगे। अदरवाइज इसके साथ डिफरेंट होगी तो मैग्नेटिक नहीं होंगे। तो देखो क्या किया, हम इसके साथ इसकी जे वैल्यू देखना चाहते हैं और इस वाले के साथ भी इसकी जे वैल्यू देखना चाहते हैं बच्चे। तो इसको हम मॉडल से समझते हैं। अगर हमने मॉडल बनाया तो ये ऐसा मॉडल होगा। देखो बच्चे, दो हाइड्रोजन हो गए, इसको देखो ऐसे समझते हैं। देखो ये हो गया दो हाइड्रोजन Cl, दो हाइड्रोजन Cl, इस पे तीन हाइड्रोजन है। अब इसका इन्वायरमेंट तो सेम हो गया, देखो देखने से ही पता चल रहा है भाई इन दोनों के बीच में क्लोरीन है, भाई इधर एक Cl एक H है, तो इतनी दूरी पे ही है, यहां पर इससे दूरी पे ही हमारे पास, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड क्या करता रहता है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाली जो हमारे पास है ये रोटेट करता रहता है, सिंगल बॉन्ड ये ऐसे रोटेट करता रहेगा, या आप उस वाले को रोटेट करो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ओवरऑल क्या हुआ, तो इन दोनों का अलग इन्वायरमेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्लोरीन, इन तीनों का अलग है। अब मैं देखना चाहता हूं क्या इन दोनों का मैग्नेटिक इक्विवेलेंट कब होंगे, जब मैं किसी इस प्रोटॉन के जो साइड वाले एक प्रोटॉन को ले लेता हूं, किसी के साथ इनकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। देखो अब मैं एक को ब्लैक कर लेता हूं, मान लिया कि मैंने इसको ब्लैक कर लिया बच्चे, यहां से ब्लैक कर दिया इस तरीके से। अब देखा कि ये प्रोटॉन अगर ऐसा होता तो ये इसके सेम डायरेक्शन में था, सिस में था अभी, तो आप बोलते सिस में, तो इसके रिस्पेक्ट में तो क्या हो गया, ट्रांस। लेकिन क्या हुआ, इसमें स्पिन क्या चलती है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड रोटेशन चलती है। अगर ये ब्लैक वाला इधर था, देखो रोटेट करवाऊंगा तो थोड़ी देर में इधर दिखाई देगा, तो अब ये ब्लैक वाला देखो इधर इसके पास आ गया, तो अब ये सिस दिखाई देगा। तो ओवरऑल क्या दिख रहा, फिर ये रोटेट करवाऊंगा तो अब ये इसके पास दिखाई देगा। तो हमें इंस्ट्रूमेंट को पता ही नहीं चलता कि वो किसके पास है। इसके पास इंटरेक्शन सिस की दिखाई देगा, थोड़ी देर के बाद ये इंटरेक्शन इसके साथ सिस की दिखाई देगा। ओवरऑल क्या हुआ, अगर मैं बीच में दिखा दिया ऐसा, देखो अब आपको दिखाई देगा साफ क्लियर, तो यहां से जो डिस्टेंस इसका होगा वो इसके साथ इक्वल हो गया, तो इसका जो इंटरेक्शन होगा इसके साथ वो सेम है। आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो अब ऐसा मत करना ये इधर और इधर, अरे रोटेट करके ये भी बीच में आ सकता है ना, फास्ट रोटेशन है, तो जितना इसका इंटरेक्शन उतना इसका, फिर थोड़ी देर के बाद ये दिखाई देगा इंटरेक्शन सेम है, या ये इंटरेक्शन बीच में लोगे तो यहां से ये फिर सेम हो जाएगा। अगर आप सिस करोगे इसकी डायरेक्शन में ये किया ब्लैक वाला, तो थोड़ी देर में ब्लैक वाला इसकी डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर इसके ये ट्रांस किया था ब्लैक वाला यहां पर, तो ये ब्लैक वाला अब इसके ट्रांस में आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या दिखाई देगा, हमें इंस्ट्रूमेंट को लगता है कि अगर हम इंटरेक्शन देखें स्पेशल का इन दोनों के साथ, तो इंटरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी, मैग्नीट्यूड स्प्लिटिंग का हमारे पास, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम। तो ओवरऑल हमारे इन तीनों के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये स्पिन कर रहा है यहां से हमारे पास ये बॉन्ड, तो उसकी वजह से ये बीच में दिखाई देगा। एक टाइप से आप ऐसा बोल सकते हो कि इन दोनों के ऐसे, तो ओवरऑल क्या दिखाई देगा, सेम मैग्नीट्यूड, इसके रिस्पेक्ट में भी, इसके रिस्पेक्ट में भी। इसके ऐसा नहीं बोलोगे ये इसके सिस हो गया, अरे घूम के उसके भी सिस जा सकता है। तो ओवरऑल क्या हुआ, इस ए और बी, यहां पर ए और बी अगर मैंने किसके साथ देखा तो मैंने बोल सकता हूं जे ए सी का और जे ए बी का। जो जे की वैल्यू थी, जब साइड में कार्बन होता है उस पे प्रोटॉन होते हैं, तो जो वैल्यू लिखी थी हम लोगों ने 6 to 8 लिखी थी हर्ट्ज में, तो अगर ये 7 हर्ट्ज है तो इस बी के साथ भी जे इक्वल टू 7 हर्ट्ज ही रहेगा। ए बी नहीं, ये ए सी के साथ, सॉरी ये बी सी के साथ, एक ही सी के साथ। अगर इसको मैंने प्रोटॉन सी बोल दिया नाम अब, तो ये एक ही और इसके साथ। अगर इसको डी बोलूंगा तो ए डी की जो रहेगी वही बी डी की रहेगी, फास्ट रोटेशन। तो इस एग्जांपल में क्या हुआ, ये क्या हो गए, ए एच ए और बी क्या हो गए आपस में यहां पर मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन।
तो चाहिए हमारे पास कंसेप्ट था, हमारे पास आता है राइट ए शॉर्ट नोट मैग्नेटिक इक्विवेलेंट, तो क्या लिखोगे, मैग्नेटिक इक्विवेलेंट्स प्रोटॉन हैव द सेम वैल्यू ऑफ कपलिंग कांस्टेंट whereas chemical equivalent proton have the same value of chemical shift. Magnetic equivalent protons are always chemical equivalent, but chemical equivalent protons may or may not be मैग्नेटिक इक्विवेलेंट। तो ये एग्जांपल थे, इसमें केमिकल इक्विवेलेंट वाले मैग्नेटिक इक्विवेलेंट भी थे, तो ये आपके लेवल का है। इसमें क्या हुआ, केमिकल इक्विवेलेंट वाले मैग्नेटिक इक्विवेलेंट नहीं थे। इससे पहले में क्या हुआ था, केमिकल इक्विवेलेंट वाले मैग्नेटिक इक्विवेलेंट थे। तो हमने दो एग्जांपल किया इसमें, सैचुरेटेड वाला एक क्या, अनसैचुरेटेड वाला। तो अब हमें पता चल गया कि केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है और मैग्नेटिक इक्विवेलेंट क्या। हम डेफिनेशन लिखेंगे और अपने 2 पॉइंट लिखेंगे, बस इतना ही लिखना हम लोगों ने। इसके बाद हमारे पास एक आता है कि व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ एनएमआर, कि हमारी एनएमआर की इंपोर्टेंस क्या है। तो हम 5-6 पॉइंट लिख लेते हैं, वो सफिशियंट है हमारे पास। इंपोर्टेंस ऑफ एनएमआर, या ये क्वेश्चन आ सकता है एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर। तो जो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन लिख सकते हैं हम लिखेंगे, इट हेल्प्स इन डिस्टिंग्विश आइसोमेरिक कंपाउंड्स। कह रहा है कि जो आइसोमर्स होते हैं अलग अलग या आइसोमेरिक कंपाउंड हो गए, उसको हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने से, क्योंकि उनका जो एनएमआर स्पेक्ट्रा आएगा वो अलग अलग है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एन प्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल क्लोराइड है, क्या लिखा है इसकी स्ट्रक्चर, CH3CH2, ये था हमारे पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो ये क्या हो गया, CH3CHClCH3। यहां पर हमारे पास कितने सिग्नल आएंगे, देखो एक कार्बन पे 2 प्रोटॉन है जिसपे क्लोरीन लगा है, अपने आप में अलग हो गया। इस कार्बन पे 2 हमारे पास प्रोटॉन है, एक की तरफ CH2 ग्रुप, एक तरफ CH3, तो ये अलग केमिकल हमारे पास एनएमआर में स्पेक्ट्रा मिलेगा, इसका एक अलग सिग्नल मिलेगा। एक कार्बन पे 3 प्रोटॉन, अगर 3 प्रोटॉन है तो ये अपने आप में एक अलग सिग्नल देगा हमारे पास। लेकिन अगर ये इसमें करेंगे तो यहां पे टोटल सिग्नल आ गए 3। आइसोप्रोपाइल में क्या हुआ कि इस कार्बन के अंदर 3 प्रोटॉन है, इस पे भी 3 प्रोटॉन है, लेकिन साइड में एक CH है, यहां पर भी CH, उस पे Cl था, तो इसके साइड में भी एक ही ग्रुप है CHCl, इसके भी साइड में एक ही ग्रुप है CHCl। तो इन 6 प्रोटॉन का क्या हो गया, इन्वायरमेंट सेम हो गया, तो ये एक सिग्नल देंगे। अब एक कार्बन पे एक ही प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन अपना एक सिग्नल देगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, आइसोप्रोपाइल में हमें टोटल 2 सिग्नल मिलेंगे। अगर ये लीनियर हुआ तो टोटल 3 मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन का एक सिग्नल मिलेगा हमारे पास। अभी मल्टीप्लिसिटी चेक नहीं कर रहे, फिर 2 हाइड्रोजन का एक सिग्नल मिलेगा, और लास्ट में ये 3 हाइड्रोजन, इनका अपना एक अलग सिग्नल मिलेगा। तो ये फर्स्ट था कि किसमें डिस्टिंग्विश कर सकता है, आइसोमेरिक कंपाउंड में। सेकेंड, इट हेल्प्स इन डिस्टिंग्विश सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। भाई बिल्कुल हमने किया था। अगर तो अब ये क्या हो गया, इन दोनों की जो J की वैल्यू हो गई, इन दोनों प्रोटॉन्स की J की वैल्यू अगर हम बात करें तो यहां पे 18 और एक की 12, तो इसके बेस पे हम बता सकते हैं कि सिस और ट्रांस आइसोमर में से कौन सा होगा। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर या रिएक्शन प्रोडक्ट, कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही है और उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा, अगर हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हो तो हम एनएमआर लेंगे, एनएमआर में हमें एक ही मिलेगा, तो उससे बता सकते हैं कि क्या हमारे पास प्रोडक्ट मिला है। देखो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिखा कि हमारे पास ये रिएक्टेंट था, हमारे पास इधर डबल बॉन्ड था, यहां पर एक CH3 लगा हुआ है, हमने HCl के साथ रिएक्शन करवाई, तो यहां पर एक H और Cl है, एडिशन हो गया, तो यहां पर CH3 लगा, यहां पर H लग सकता है एक बार, और यहां पर क्या Cl प्लस, या ऐसा हो सकता है कि इस रिएक्शन के अंदर यहां पर CH3 था, यहां पे Cl लग जाए और यहां पर क्या लग जाए, तो ये प्रोडक्ट A हो गया, ये प्रोडक्ट B। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। हमें कैसे पता चला कि हमारा A बनेगा या B बनेगा या दोनों बनेंगे? हमने क्या किया, हमारा जब रिएक्शन होगी, हमने कंपाउंड जो हमारा बनाया प्रोडक्ट, उसका एनएमआर स्पेक्ट्रा लिया। अब डिफरेंस आएगा, एक स्पेक्ट्रा में अगर CH3 3 प्रोटॉन्स, इसमें 3 प्रोटॉन्स का क्या आएगा, 3 प्रोटॉन्स है यहां पर, इसके साइड वाले कार्बन पे एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन इसको स्प्लिट करेगा किसमें, डबलेट में। तो क्या, तो इस कंपाउंड अगर A बनेगा तो हमारा स्पेक्ट्रा में 3 हाइड्रोजन का क्या आएगा, एक डबलेट आएगा।
और ये नॉर्मल वैल्यू कितने पे आएगा, 0.9 पे आएगा। तो 0.9 डेल्टा कितने पे, 0.9 ppm पे एक डबलेट आना था। अगर ये बनता तो इसके साइड वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं हमारे पास, तो इसका 3 हाइड्रोजन का एक सिंगलेट ही आता, वो सिंगलेट भी कितने पे आता, 0.9 पे। फिर हमें पता चला कि जो हमारा एक्चुअल NMR स्पेक्ट्रा है उसमें 3 हाइड्रोजन का हमारे पास क्या आता है, एक डबलेट आता है। इसका मतलब जो हमारा रिएक्शन प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, A, वो B नहीं मिलता। तो हमारे पास क्या हो गया, इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन लिखेंगे, 2 प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म A and B. If A is formed, then due to 3 hydrogen we get a doublet in NMR spectra. If B product is formed, then from due to 3 hydrogen we get a singlet in NMR spectra. But in actual we get a doublet, so the product form is A not B. तो ये हमारे पास इसकी क्या थी, थर्ड इंपोर्टेंस थी हमारे पास, ये एप्लीकेशन थी। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं, it helps in distinguish ethane एंड इथाइन। कैसे, कह रहे कि हमारे पास इथेन होता तो क्या, CH3 हो गया, फिर क्या हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर क्या हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या हुआ, अगर ये होगा तो जो डेल्टा वैल्यू हमने बोली थी हमारे पास, ये एक ही सिग्नल देगा, इनका एक ही सिग्नल आएगा, इसका भी एक ही सिग्नल आएगा, लेकिन इसका कितने पे आएगा, 0.9 पे आएगा। एल्कीन वाले प्रोटॉन्स हो गए तो इसकी जो वैल्यू आती डेल्टा पे नियरली 5.6 या 5.3 वैल्यू पे आएगा, 5.6 ppm पे आएगा, एक ही सिग्नल आएगा 4 प्रोटॉन्स की वजह से, यहां 6 प्रोटॉन्स की वजह से एक ही सिग्नल आएगा 0.9 ppm पे, और यहां पर इसकी वैल्यू आती है 2 से 3 तो 2.4 ppm बोल दिया। आप 2 भी लिख सकते थे या 3 भी लिख सकते थे। तो क्या हुआ, अगर ये इथेन हो गया, इथीन हो गया, इथाइन हो गया मेरे पास, एल्काइन हो गया मेरे पास, तो क्या हुआ कि हमारी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू आ रही है वो अलग अलग आ रही है। तो इस वैल्यू के बेस पे हम बता सकते हैं कि ये कौन सा है हमारे पास। तो इसमें क्या लिखेंगे, इट हेल्प इन डिस्टिंग्विश इथेन, इथीन एंड इथाइन एज वन गिव इट सिग्नल एट 0.9 ppm, other give its 5.6 ppm and ethine give 2.4 ppm। तो इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर हम फिफ्थ की बात करें तो हम बोल सकते हैं इट हेल्प्स इन डिस्टिंग्विश और आइडेंटिफिकेशन ऑफ, इट हेल्प्स इन डिस्टिंग्विश और आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर एंड इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कह रहा कि इंटर होगी या इंट्रामोलिक्यूलर है, हम बता सकते हैं कैसे। इंटरमोलिक्यूलर का मतलब था अलग अलग कंपाउंड में। अगर आपने लिखा जैसे वाटर लिखा था ROH लिखा, ROH, ये अल्कोहल लिखा ऐसा, फिर RO और H, फिर ये RO और H, तो इसका हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ इंटैक्ट, इसका हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन, तो ये इंटरमोलिक्यूलर हो गए, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती बच्चे तो हमारे पास जो नॉर्मल डेल्टा की वैल्यू आती है, हमने बोला था 4 to 5 ppm पे आती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन के बॉन्डिंग में। इस OH का सिग्नल कितने पे आएगा। अगर मैंने डाइल्यूशन बढ़ा दी, क्या इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, ऑन डाइल्यूशन इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक्स, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक्स हो जाएगी, डाइल्यूशन पे होगी नहीं, तो इसका जो सिग्नल आएगा, जो OH का सिग्नल आ रहा था हमारे पास, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोल देते हैं OH का, जो हमने क्या बोल दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप हमारे पास जो वैल्यू पे दे रहा था 4 to 5 ppm पे, वो नियरली हमारे पास 1 ppm पे शिफ्ट हो जाता है। ऑन डाइल्यूशन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक्स एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप गिव इट्स सिग्नल एट 1 ppm, 1 ppm के आसपास चला जाएगा। देखो तो हमें क्या पता चलेगा, अगर उसमें इंटरमोलिक्यूलर हम उसमें वाटर ऐड कर देंगे, हमारा जो सोलवेंट वो ऐड करेंगे, डाइल्यूशन हो जाएगा, डाइल्यूशन से इसके ये ब्रेक हो जाएगा। अगर ये ब्रेक हो गया तो जो पहले हमारे 4 to 5 पे सिग्नल मिल रहा था वो गायब हो जाएगा और हमें 1 के आसपास सिग्नल मिलेगा। लेकिन इंट्रामोलिक्यूलर में क्या हो गया कि हमारे पास एक ही कंपाउंड में क्या होती है बच्चे, हमारे पास बॉन्डिंग होती है, OH था, तो अब कितना भी डाइल्यूशन का इंट्रामोलिक्यूलर, अगर ये 4 to 5 पे आएगा तो डाइल्यूट हम कितना भी करें वो 4 to 5 पे ही मिलेगा। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैव नो effects of dilution on it, so its hydroxyl group
सिग्नल रिमेन्स एट सेम पोजीशन, रिमेन एट सेम पोजीशन। अगर वो 4 to 5 मिल रहा था वहीं पे रहेगा। अगर हमने डाइल्यूशन से हमारा सिग्नल शिफ्ट हो गया तो हमने बोल दिया उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर हमारा डाइल्यूशन के बाद भी सिग्नल शिफ्ट नहीं हुआ तो हम उसमें बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। या फिर हम इसका एक लास्ट पॉइंट बोल देते हैं, हम बोल सकते हैं कि इट हेल्प्स इन डिस्टिंग्विश, इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, इट हेल्प्स इन स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन, या स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन की जगह बोल सकते हैं डिटर्मिनेशन, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो ये 6 हमारे पास, इसके एप्लीकेशन और भी ज्यादा है लेकिन ये सफिशिएंट है हमारे पास, हमें इतनी लिखनी है हमारे पास। तो ये लास्ट पॉइंट था हमारे पास, इंपोर्टेंस ऑफ एनएमआर, या हम बोल सकते थे व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एनएमआर।